जो पार्ट है क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को शुरू करते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो रसायन विज्ञान की शुरुआत किस तरह से हुई, कैसे जो है किस तरह के जो वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे थ्योरीज दी, सिद्धांत दिए, नियम दिए, वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। और शुरुआत जो है नॉर्मली पदार्थ के और जो है उसकी अवस्थाओं के बारे में और उस रूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इस पहले चैप्टर के अंदर, यानी इसको हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत जो है इसके अंदर हैं। इस चैप्टर का नाम होगा रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। आप पहला चैप्टर खोल के साथ में बैठ जाइए और फिर जो है वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यानी समझना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम जो है बात करते हैं द्रव्य की प्रकृति, यानी इसमें पहले चैप्टर में जो है आपके इतिहास वगैरह दे रखा है, यानी भारत का जो है वो प्राचीन रसायन जो है उसके बारे में दे रखा है, वो आप इजीली पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। एक हिस्टोरिकल व्यू है हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का जो जितना योगदान है उसके बारे में बताया गया है, तो आप इसको जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं। हम शुरू करते हैं, समझने वाली चीज़ है द्रव्य की प्रकृति, या ऐसे कहें कि द्रव्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन यानी दिमाग में रहता है कि द्रव्य और द्रव क्या होते हैं। तो देखो, द्रव का मतलब होता है यहाँ जिसको पदार्थ कहते हैं, उसका नया जो नाम है वो क्या है, दूसरा नाम, नया तो नहीं कह सकते, लेकिन दूसरा नाम क्या है, द्रव, द्रव्य। तो द्रव्य इसका दूसरा नाम है, या जिसको अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर, द्रव्य, पदार्थ एक ही बात है, तीनों में से जो भी कहें। अब हम इसका जो है इसके बारे में जो बात करते हैं क्या होता है, कैसे होता है, तो इसके पहले विभाजन कर लेते हैं। या तो द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, ये कह देंगे जो वस्तु स्थान घेरती है, जो वस्तु स्थान घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, मैटर। अब इसका विभाजन कर लेते हैं किस तरह से जो है द्रव्य होता क्या है, इसकी क्या क्या इसके भाग हैं। द्रव्य के हम पहले दो वर्गीकरण करते हैं, भौतिक और रासायनिक। यानी भौतिक वर्गीकरण क्या होता है इसका, और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक में इसकी क्या आ जाती है, अवस्थाएं। भौतिक रूप में क्या आती है इसकी, अवस्थाएं। अवस्थाएं क्या क्या होती है, तो अवस्थाएं कितनी है आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और रासायनिक में क्या होता है आपके शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या होता है, मिश्रण। ठीक है, इनके बारे में आपने काफी पहले पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। हम रासायनिक की बात करते हैं। रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, शुद्ध पदार्थ किस तरह से वर्गीकृत करेंगे शुद्ध पदार्थ को आगे। शुद्ध पदार्थ और या पहले हम मिश्रण की बात कर लेते हैं। मिश्रण छोटा सा है, फिर हम इसको समझेंगे, फिर इनको देखेंगे। तो मिश्रण क्या होता है, एक पढ़ा होगा आपने सममांगी, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेते हैं, सममांगी और विषमांगी। सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सममांगी यानी कहने का सममांगी मतलब जिसके सभी अवयव क्या हो, समान हो। विषमांगी मतलब जिसके जो अवयव है वो समान है नहीं है। ठीक है, तो जैसे विलियन, विलियन, ठीक है, विलियन कहते हैं। या आप जो है जल और कुछ इसमें जल के अंदर कोई विलियन बनाते हैं, वो आपका क्या बन जाता है, विलियन। और विषमांगी में क्या आता है, विषमांगी का एक सिंपल सा उदाहरण रेत व जल का मिश्रण। विषमांगी में क्या आता है,
रेत व जल का मिश्रण। इसमें एक का उदाहरण देखना चाहें तो द्रव, दो या अधिक गैस, अगर कहीं मिक्स हो, दो या अधिक गैस कहीं हो तो वो भी क्या हो जाता है, एक प्रकार से समांगी हो जाता है, क्योंकि गैसों के अंदर भी समांगी मिश्रण नहीं हो सकता, क्योंकि हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन रेत और जल का जो मिश्रण है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए समांगी और विषमांगी। ये छोटा सा जो पॉइंट था। अब हम जो है शुद्ध पदार्थ पर आते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ यानी जिनके अवयव जो हैं वो क्या होते हैं, जिनके जो जिन अवयव से बने होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ होता है तत्व, एक होता है यौगिक। ये क्या होता है, तत्व, एक यौगिक। अब तत्व भी कई प्रकार से पढ़ते हैं हम, जो रसायन विज्ञान के अंदर आपने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा हो वो देखते हैं। आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी में हम पढ़ते हैं तत्वों के बारे में, कितने प्रकार से जो है वो तत्व कैसे कैसे होते हैं। धातु भी होते हैं, अधातु भी होती है तत्व, और उपधातु भी होती है। धातु का उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो कौन हो सकता है, आपने पढ़ा है कॉपर, कभी कॉपर भी है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे उदाहरण है, चांदी है, सोना है, ये सब धातु है। अधातु में आप क्लोरीन, ब्रोमीन जो है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह के अधातु के उदाहरण हो गए। उपधातु में जो है आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह के जो तत्व पढ़ते हैं वो क्या आते हैं, उपधातु। अब तत्व की परिभाषा किस तरह से देंगे आप, तो आपने पढ़ तो लिया कि तत्व ये होते हैं। अब तत्व में क्या होता है, तत्व में क्या होता है कि जो सारे परमाणु होते हैं वो सारे के सारे परमाणु कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं या एक समान होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक समान होते हैं। सारे परमाणु कैसे होते हैं, एक जैसे या एक समान, उनमें कोई फर्क नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप इसकी बात कर लेते हैं कि कॉपर है, हमारे पास कॉपर का एक टुकड़ा है, आपके पास एक कॉपर का टुकड़ा है, तो इसके अंदर यहाँ पर जो परमाणु है या यहाँ पर जो परमाणु है वो दोनों ही क्या है, एक जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए क्या हो गया, ये कॉपर का जो परमाणु है वो, या जो मैग्नीशियम जो भी है धातु है, तत्व, क्लोरीन, ब्रोमीन, सब परमाणु क्या होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। यानी सारे परमाणुओं का रंग, रूप, आकार, आयतन सब क्या होता है, एक जैसा होता है। तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व की परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ लेना, कंफ्यूजन नहीं रहे। तत्व और यौगिक की बात करेंगे तो यानी जिसके अंदर सारे परमाणु एक समान, एक समान किस चीज में, रंग, रूप, आकार, आयतन जो है उन सब के क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी उसको एक तत्व कहेंगे। जैसे मान लीजिए कॉपर आपका तत्व है, एक मैग्नीशियम एक तत्व है मान लीजिए, तो कॉपर के जितने भी परमाणु हैं वो सारे एक जैसे होंगे, लेकिन ये गलती मत कर देना कि ये और ये तत्व है तो ये दोनों समान, इसके भी परमाणु समान होंगे, ये नहीं होगा। यानी आपने एक पदार्थ लिया और एक पदार्थ जो है एक तत्व लिया, उसके अंदर मान लीजिए लोहा ले लिया, जो भी ले लिया, तो उसके साथ लोहे के टुकड़े है, उसके जो सारे परमाणु हैं वो एक जैसे होंगे, न कि कॉपर से समानता रखेंगे। कुछ समानताएं होंगी, अलग होगी, वो आवर्त सारणी में पढ़ते हैं, लेकिन सारी की सारी समानताएं जो है वो एक ही तत्व के परमाणु से हो सकती है। तो इस तरह से हम तत्व को समझते हैं। इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है आपका, तत्व के जो है बात करते हैं यौगिक की, तो जिसके अंदर सारे परमाणु या अणु जो भी हैं तो वो क्या होंगे, यौगिक के, यानी जिसके मतलब ये है कि दो या दो से अधिक जो अणु हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि दो या दो से अधिक अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं।
अब यौगिक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यौगिक आप H2O के बारे में पढ़ते हैं। H2O के अंदर H2O एक खुद क्या है, अणु। सब आगे पढ़ेंगे अणु के सूत्र वगैरह बनाने। अभी एक सिंपल सी साधारण सी बात समझने के लिए, हम यौगिक को समझने के लिए हम सिंपल उदाहरण लेते हैं H2O का, कि आपके पास एक गिलास में पानी है, उस पानी के अंदर H2O के अणु मौजूद हैं। सारे के सारे अणु क्या हैं, एक जैसे हैं, इसलिए H2O क्या हुआ, आपका यौगिक हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे अणु एक जैसे हैं। जबकि तत्व में क्या होते हैं, परमाणु। यही फर्क है इन दोनों के बीच में, कि यहाँ पे अणु होते हैं, यहाँ पे परमाणु होते हैं, ठीक है। इस फर्क को ध्यान में रखना है। बाकी जो है आप परिभाषा आपको एक जैसी लग रही होगी, सारे के सारे परमाणु या सारे सारे इसमें अणु होंगे, ठीक है। ये बात जो है आपके वर्गीकरण की होगी इसके। अब देखते हैं थोड़ा सा ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। आपने पहले भी नाम सुना होगा इसके बारे में। ठोस यानी जिनके अणुओं के बीच की दूरी, यानी आप एक वैसे मैं तीन चित्र बनाता हूँ, उससे बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं। मान लीजिए इसके अंदर जितने भी कण हैं, कण बोलते हैं, अणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, वो सब क्या हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक। हम कह सकते हैं कि ठोस में कण जो है एक दूसरे के पास पास होते हैं और अत्यंत पास पास होते हैं। दूसरी बात आती है द्रव की, तो उसमें जो है वो थोड़ी थोड़ी उनके बीच में क्या होती है, दूरी रहती है। यानी जो कण होते हैं उनके बीच में क्या रहती है, थोड़ी थोड़ी दूरी रहती है। जबकि गैस के अंदर कणों के बीच में दूरी निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो यानी ये द्रव्य यानी पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण से हमने देखा था इनको, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस के कणों के बीच में दूरी क्या होती है, कम होती है। द्रव के कणों के बीच में दूरी ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा होती है ठोस की बजाय, और गैस में अधिक होती है। अब इनके आकार जो है, ये ठोस जो है, द्रव ये भी है, ठीक है। तो आकार, आयतन क्या होता है, निश्चित, ठीक है। इसमें क्या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और इसमें आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ये जो साधारण सा इनका वर्गीकरण है, इनके बारे में फर्क करना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मानक अंतरराष्ट्रीय इकाइयां। इसके बाद देखते हैं मानक अंतरराष्ट्रीय इकाइयां, यानी आप जिसको पढ़ते हैं SI यूनिट, ठीक है। अब ये SI क्या होता है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। यानी यूनिट यानी इकाई, यानी हम किसी चीज को मापते हैं, तौलते हैं, उसके लिए हमने इकाइयां डिसाइड कर रखी है। तो ये किसने की, ये एक SI यानी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसने जो है उनको नाम दिया SI यूनिट सभी को। यानी आप किसी पदार्थ को तोलते हैं तो भार जो है 1 किलो का भार, 2 किलो का भार, या 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, जितना भी तोलते हैं, तो हम ये कहाँ से लाए, यानी ये ग्राम जो है ये
पहले तो हमने सुना होगा कि पहले प्राचीन समय में क्या यूज करते थे कि कोई शेर बोलता था, कोई मण बोलता था, कोई चट्टान बोलता था। इस तरह की जो इकाइयाँ होती थी, तो कहीं वो शेर बड़ा होता था, कहीं वो शेर छोटा होता था, कहीं मण कितने का ही होता, कहीं कितने का ही होता। इसलिए एक निश्चित सभी को एक जगह बांधने के लिए जो है ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति शुरू की गई। इसलिए जो है हम इसको पढ़ते हैं। तो मूलतः जो है वो कितने जो प्रकार की इकाइयां हैं, यूनिट है या मात्रा है, उसको हम देखते हैं। तो मूल जो है वो 7 इकाई है। कितनी इकाई है? 7 इकाई। पहली इकाई कौन सी, यानी पहले हम देख लेते हैं कि एक सारणी बनेगी, भौतिक राशि एक का प्रतीक हो जाएगा यहाँ पे भौतिक राशि का। अब यहाँ पे लिख देंगे हम SI इकाई, और यहाँ पे लिख देंगे SI प्रतीक। ठीक है। भौतिक राशि क्या है? मान लीजिए जो भी है, द्रव्यमान। सबसे पहला क्या है? द्रव्यमान। ठीक है। द्रव्यमान का जो है वो प्रतीक जो है आप क्या मानते हो? SI इकाई क्या हो जाएगी? ग्राम। दूसरा हो जाएगा लंबाई। लंबाई का SI जो प्रतीक है, इसको बता देते हैं, एक बार इसको देखेंगे बाद में। लंबाई का प्रतीक है L, और इसको लिखते हैं, लंबाई को इसमें मापते हैं मीटर। तीसरी विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्युत धारा के लिए मात्रक जो है वो यूज में लिया जाता है एम्पियर। ठीक है। चौथा है लंबाई, द्रव्यमान और विद्युत धारा। इसके बाद हम मान सकते हैं प्रकाशीय तीव्रता। इसको हम IV से प्रदर्शित करते हैं, कहीं IU से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका जो है मात्रक जो है वो कैंडेला होता है। कई किताबों में इसको ज्योति तीव्रता भी लिखा होता है। एक हम समय पढ़ते हैं, समय मूल कहीं नहीं आता है समय, इसको हम सेकंड जो है इस तरह से प्रदर्शित करते हैं T से। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सेकंड। ठीक है। एक हो जाता है आपका ताप। ताप का जो है वो हम सामान्यतः जो है उसको कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो इकाई है ताप की वो क्या हो जाती है? केल्विन। तो आपके द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, ताप हो गया, और लास्ट बचता है हमें सबसे इम्पोर्टेंट, इसी के ऊपर अपना पूरा पाठ चलेगा, जिसको बोलते हैं हम पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जिसे हम प्रतीक के रूप में N से प्रदर्शित करते हैं, और जिसकी पदार्थ की मात्रा जो है वो क्या होती है? मोल। किससे होती है? मोल। ठीक है। इसको मोल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब हम इनके जो है प्रतीक जो है वो ग्राम। ठीक है। और इसको हम मीटर प्रतीक लिखना चाहे M लिख देते हैं। ठीक है। और विद्युत धारा का A। ठीक है। कैंडेला का CD, और इसके बाद सेकंड का S, केल्विन का K कैपिटल, और मोल सीधा लिख देते हैं। इस तरह से इसके भी प्रतीक हम बता सकते हैं। ठीक है। ये होगी आपकी 7 मूल इकाई जो है, उसमें इन 7 मूल इकाइयों से हम और सारी इकाइयाँ जो है वो बना सकते हैं। द्रव्यमान से जैसे घनत्व बनाते हैं,
आयतन बनाते हैं। इस तरह से हम लंबाई से आयतन बना लेते हैं, फिर द्रव्यमान और आयतन से हम घनत्व बना लेते हैं। इस तरह से हम और सारी इकाइयां जो है इनसे उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये मूल 7 इकाइयां हैं। इनके सभी को आपको मात्रक याद रखने हैं। मात्रकों के साथ प्रयुक्त पूर्व लगन। एक तरफ हम देखते हैं पूर्व लगन, ये आपको जो है बुक में मिल जाएंगे सभी पूर्व लगन, और दूसरी तरफ हम जो है वो लिखते हैं इनके प्रतीक, और एक तरफ लिखते हैं हम इनके गुणक, यानी 10 की घात में कितने रूप में हम इनको प्रदर्शित करते हैं। इनके मान जो है हमें याद रखने होंगे। हम डायरेक्ट ऐसे याद करने बैठेंगे हमें याद नहीं होगा, लेकिन हम जैसे जैसे इनको उपयोग में लेते जाएंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। एक बार में इनको याद न हो या फिर ये भी याद न हो तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि बार बार काम में लेने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पूर्व लगन शुरुआत जो है हम करते हैं सबसे पहले बेसी। प्रतीक जिसका हो जाएगा d और जिसका मान हो जाएगा 10 की घात -1। दूसरा हो जाता है सेंटी, ठीक है, जिसका प्रतीक हो जाता है c और जिसका मान हो जाता है 10 की घात -2। तीसरा हो जाता है मिली और जिसका प्रतीक होता है m और जिसका मान होता है 10 की घात -3। और डेसी, सेंटी, मिली। इसके बाद आ जाता है माइक्रो, डायरेक्ट जो है वो माइक्रो, जिसका प्रतीक होता है म्यू और जिसका मान होता है 10 की घात -6। 10 की घात -6। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। इसके बाद आता है नैनो, नैनो, नैनो कार नहीं, नैनो, ठीक है। तो ये आता है आपके नैनो, n से प्रदर्शित कर सकते हैं इसको, और ये आ जाता है 10 की घात -9। इसके बाद आता है आपका पिको, पिको, इसको हम t से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है 10 की घात -12। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। पिको के बाद आता है फेम्टो, जिसका मान होता है, जिसको हम f से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है 10 की घात -15। और एक बचता है आपका एटो लास्ट, और इसको हम जो है वो a से प्रदर्शित करते हैं और जिसका मान होता है 10 की घात -18। अब हम इनके क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं, यानी उदाहरण से बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। जैसे उदाहरण से नाम बोलते हैं तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। हम मीटर के साथ उनको जोड़ लेते हैं, तो जैसे ये हो जाता है 10 की घात -1 मीटर, यानी इसको हम लिख देते हैं 10 की घात -1 यानी 1 डेसीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं, डेसीमीटर ऐसे लिख सकते हैं इनको। तो 10 की घात -1 मतलब जो है वो कितने मीटर, इस तरह से हम बता सकते हैं। मिलीमीटर, नैनोमीटर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 की घात -1 मीटर, ठीक है। सेंटी, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। तीसरा आता है मिली, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। यानी ऐसा समझ रहे हैं यहाँ कि डेसीमीटर का मतलब, यानी मीटर में देखें तो 10 की घात -1 का मतलब क्या होता है, यानी 1 के पीछे जो है वो दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। 1 सीधा होता तो कोई जरूरी नहीं है, 10 है तो 1 हो गया, 10 का मतलब 10 की इसकी घात 1 हो गई, और 10 का एक और 0 लगा दिया तो 10 की घात कितनी हो गई 2, एक और 0 लगा दिया तो कितनी हो जाती है 3। इस तरह से जो है वो घात ऊपर से ऊपर इधर जा रही है तो घात प्लस में बढ़ रही है, और अगर दशमलव इधर बढ़ रहा है तो घात इस तरफ माइनस में बढ़ेगी। ये हम पद्धति जो है वैज्ञानिक पद्धति आगे पढ़ेंगे, तब ये और अच्छी तरीके से
समझ में आ जाएगा और एक बार में ही आपको याद नहीं होगा, लेकिन जो वैज्ञानिक पद्धति पढ़ेंगे तब ये आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हम एक और उदाहरण देखते हैं, मिली के बाद माइक्रोमीटर, ठीक है, 10 की घात -6 मीटर। इसके बाद हम देखते हैं नैनोमीटर। आपने परमाणुओं के बीच की दूरियां पढ़ी होगी, अणुओं के बीच, बंधों के बीच दूरी पढ़ी होगी, इन लोगों की इसमें पढ़ते हैं हम नैनोमीटर में, क्योंकि अणु परमाणु जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उनके बीच की जो दूरी है वो भी छोटी होगी, इसलिए वो जो है हम इसको लिखते हैं नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। इसके बाद आते हैं पिकोमीटर। ये भी जो है वो दूरियां मापने के, अंतराण्विक आयनिक दूरियां मापने के काम आता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर, ठीक है। फेम्टो, तो 1 फेम्टोमीटर बराबर जो हो जाएगा 10 की घात -15 मीटर, और एक जो है एटोमीटर बराबर यानी जो है वो AM बराबर हो जाएगा 10 की घात -18 मीटर। इस तरह से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये तो 10 की घात -1 वाली जो है हो गई। अब इसके अलावा भी हम जो है वो प्रतीक और इसी तरह की एक सारणी और बनाते हैं, इसमें 10 की घात जो है वो प्लस में चलेगी, तब जो है इनके नाम चेंज हो जाएंगे, जो है तब हमको क्या कहते हैं, वो पुरोलगन क्या होंगे वो देखते हैं। देखो अब हम पुरोलगन प्रतीक और उस दूसरे रूप में पढ़ते हैं, यानी जो है वो घात प्लस के रूप में होगी। तो सबसे पहले आता है आपका डेका, यानी जिसको हम प्रतीक होता है DA, इसको बोलते हैं डेका मीटर, और जिसका गुणक होता है 10 की घात 1 मीटर। तो हम इसको लिखते हैं, तब लिखते हैं 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 10 मीटर, और या ऐसे कह सकते हैं 10 की घात 1 लिख सकते हैं, या 10 मीटर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हेक्टा, तो हेक्टा का प्रतीक होता है H, इसको लिख सकते हैं हम, लिखते हैं 10 की घात 2, और 1 हेक्टामीटर बराबर 10 की घात 2 मीटर, यानी हम इसको मीटर के रूप में लिख रहे हैं। यानी ये केवल क्या है, उदाहरण है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, ये उदाहरण है, ये पूर्वलगन है। जो आपने कई बार जो आपकी मोबाइल मेमोरी होती है उसके बारे में, कंप्यूटर मेमोरी उसके बारे में सुना होगा, मेगा, गीगा, टेरा, जैसे बोलते हैं कि मेरा लैपटॉप 1 टेराबाइट का है, 1 TB का है, तो TB का मतलब टेराबाइट, तो बाइट आपने कंप्यूटर की यूनिट होती है, वो अलग तरीके से होती है। तो इसमें पुरोलगन जो है यही प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके बाद आता है किलोमीटर, तो आप प्रचलित नाम है आपके, जो है जगह जगह लिखा मिल जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर। तो एक यानी इसका प्रतीक होता है K, 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, यानी 1000 मीटर, यानी ये 100 मीटर, ठीक है। ये है मेगा, मेगा यानी आपने पढ़ा होगा कि मेगाहर्ट्ज, इतने मेगाहर्ट्ज पर, यानी हर्ट्ज, हर्ट्ज जो पढ़ते हैं ना आप, जो है किसकी आवर्ती की इकाई है, यानी इसको हम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। तो आपने ये जो है वो कई जगह लिखा होगा मेगाहर्ट्ज, इतने मेगाहर्ट्ज, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसीज के रूप में या जिनके रूप में प्रयोग करते हैं आपने मेगाहर्ट्ज जो है इसके ऊपर। तो ये जो है आवर्ती की इकाइयां हैं, हर्ट्ज आवर्ती की इकाई है। तो यहाँ पे पुरोलगन क्या प्रयोग हो रहा है, मेगा, ठीक है। आपने मेमोरी पढ़ते हो तो इतने GB, आपको रोज 1.5 GB डाटा मिलता है। GB का मतलब क्या है, यहाँ पे गीगा है, तो यही पुरोलगन जो है वो प्रयोग करते हैं। तो अपने केमिस्ट्री में भी ये जो है वो प्रयोग है, ये केमिस्ट्री के अंदर ही प्रयोग होता है। ये जो है आपका कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल वगैरह में मेमोरी के लिए प्रयोग होता है, यानी ये बाइट जो है वो कंप्यूटर की इकाई है, ठीक है। इसके बाद आता है टेरा, ठीक है, टेरा 10 की घात 12 टेरा मीटर, या 10 की घात 12 मीटर बराबर होगा ये, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इनके उदाहरण के साथ समझ रहे हैं, ठीक है। तो और भी उदाहरण उसमें ले सकते हैं। पेटा यानी 10 की घात 15, 1 पेटा मीटर बराबर 10 की घात 15 मीटर होता है, ठीक है। इसी प्रकार हेक्सा हो गया 10 की घात 18, और इसका प्रतीक होता है E, कैपिटल E है। देखो ये सारे कैपिटल है, H और D, A को छोड़ के सारे जो है वो कैपिटल होते हैं। K, D कैपिटल है, M, G, T, E ये सब। एक हेक्सामीटर बराबर 10 की घात 18 मीटर। ये काफी बड़ी इकाइयां, बहुत कम काम में ली जाएगी। अपने यहाँ तक जो है ये प्रचलित इकाइयां हैं आपकी, ज्यादातर प्रयोग में ली जाती है। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं।
हम शुरुआत करते हैं द्रव्यमान व भार। ठीक है, आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, द्रव्यमान और भार। ठीक है, इसमें फर्क देख लेते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। यानी ये वस्तु जो स्थान घेरती है वह क्या कहलाती है, यानी वो जो स्थान घेरती है और वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो यानी द्रव्यमान जो है उसका क्या आप कह सकते हैं कि यानी द्रव्यमान यानी कोई द्रव्य पदार्थ या जो पदार्थ स्थान घेरता है, जो द्रव्य। ठीक है, जो पदार्थ स्थान घेरता है उसका कोई ना कोई क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, द्रव्य। तो हम देखते हैं कि द्रव्य जो है वो द्रव्यमान क्या होता है, भार में अंतर क्या होता है। यानी द्रव्य जिसका एक निश्चित जो है निश्चित द्रव्य जो निश्चित स्थान घेरता है। ठीक है, भार या द्रव्य जो है निश्चित स्थान घेरता है, तो वो द्रव्य क्या होता है कि निश्चित होता है। ठीक है, द्रव्य आपका क्या होता है, निश्चित होता है। उसके अंदर जो मात्रा है वो जो है वो क्या होती है, निश्चित होती है। द्रव्य की निश्चित मात्रा का जो भार है या द्रव्य की जो निश्चित मात्रा होती है उसी को हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो है वो बदलता नहीं है। आप इसको कहीं ले जाकर देख लो, यानी आप इसको चांद पे ले जाके तोलोगे तो द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, लेकिन भार बदल जाएगा। वो क्यों, क्योंकि भार किस पर निर्भर करता है, गुरुत्व बल। भार किस पर निर्भर करता है, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल बदलने पर भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो गुरुत्व बल पर निर्भर करता है, भार किस पर निर्भर करता है, गुरुत्व बल पर। जबकि द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, एक निश्चित मात्रा जो होती है, एक निश्चित मात्रा जो है वो जो स्थान घेरती है वही उसका क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, गुरुत्व बल और भार, इससे हम इसको समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब, अब आप जैसे मान लीजिए आप चांद पे जाओगे तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 जो है वो उसका गुरुत्वाकर्षण बल है। इसलिए आप अगर 60 किलो के हो तो वहां पर कितने किलो के माने जाओगे, 10 किलो के। ठीक है, तो यानी इतना कम भार हो जाता है। लेकिन आपका जो द्रव्यमान है जितना है वो चांद पे भी उतना ही रहेगा और मंगल पे भी उतना ही रहेगा। ठीक है, ये जो है द्रव्यमान और भार की बात है। अब हम पढ़ते हैं कि जो है इकाई, यानी द्रव्यमान की इकाई हमने पढ़ी थी 7 मूल इकाइयों में से क्या पढ़ी थी, ग्राम। क्या पढ़ी थी, ग्राम। द्रव्यमान की इकाई क्या है, ग्राम। ठीक है, जिसको आप जी से लिखते हैं और कई बार हम इसको किलोग्राम इस तरह से भी लिखते हैं। किलो भी हमने पूर्व लगन में पढ़ा था, ग्राम ये क्या है, इकाई है, हमने पढ़ा है, ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये तो हो जाता है किलोग्राम। ठीक है, और ये हो जाता है केवल ग्राम। ठीक है, ये ग्राम और किलोग्राम इसकी ऐसा ही इकाई है। अब अगला जो है वो क्या है, आयतन। आयतन क्या होता है, तो आयतन जो है वो आप लंबाई के द्वारा देख सकते हैं। तो लंबाई की क्यूब वो क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, आयतन का मतलब होता है लंबाई की क्यूब। ठीक है, तो जैसे लंबाई है आपकी, जैसे मान लीजिए एक पात्र की लंबाई है, इस तरह से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देखते हैं हम कि मान लीजिए इसकी 1 मीटर इस तरीके से, और जो भी इसकी ऊंचाई है वो भी क्या है, हम तो बोर्ड पे 2D बना सकते हैं, 3D नहीं बना सकते, लेकिन जब देखते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरह से आपने आयतन छोटी क्लासों में जो है गणित में बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये आयतन। ठीक है, अब आयतन जो है हम किस तरीके से काम लेते हैं, हमारे लिए जो है आयतन एक तो ये होता है लंबाई की क्यूब, या फिर हम जो है वो लीटर में देखते हैं। ज्यादातर जो है हमारे काम में आता है लीटर, डेसीमीटर, यानी डेसीमीटर। ठीक है, इस तरह से देखते हैं, सेंटीमीटर, क्यूब, इस तरीके से देखते हैं इसको
क्यूब, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम इनको एक दूसरे में बदल कर देखते हैं कि किसके बराबर कितने होते हैं। तो 1 लीटर बराबर जो है वो क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होते हैं। मिली हमने एक पूर्व लगन में पढ़ा था, मिली, ठीक है, 10³ मिली, मिली माइक्रो ऐसे पढ़ा था ना हमने, तो 10⁻³ तो ये हो जाएगा मिलीलीटर 10⁻, और या फिर इसको हम कह सकते हैं एक जो है वो डेसीलीटर, क्या कह सकते हैं, एक डेसीलीटर। एक और बदल सकते हैं हम, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सेंटीमीटर और इंच के बीच में अगर देखना चाहें तो इसमें क्या फर्क है कि सॉरी डेसीमीटर क्यूब। अब हम देखते हैं 1 डेसीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर बराबर होते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने डेसी और सेंटी 2 इकाइयां पढ़ी थी, डेसी और सेंटी, ये पढ़ी थी 2 इकाइयां। तो डेसी का मतलब क्या था और सेंटी का मतलब क्या था, 10⁻⁻1 10⁻²। तो हम इस चीज को अगर देखना चाहेंगे कैसे आया, आप इसको 1000 से गुणा कर दो या फिर इसको 1000 से गुणा कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा। या फिर आप इसको 100 से गुणा करके देख लो, 1000 से नहीं करो, 100 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 बचेगा, और ये कितना बचेगा 1। तो ये क्या है सेंटी, ठीक है, और ये क्या है डेसी।